हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 मतलब अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं हम लोग पढ़ेंगे। यह जो कोर्स है हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। अगर आप मेरे कोर्स को पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर्स भी बोलते हैं। यह जो चैप्टर है विद्यार्थियों के लिए थोड़ा बहुत मतलब कठिन चैप्टर लगता है। मतलब जहाँ तक मुझे पता चला है, विद्यार्थियों से बात करने के बाद मुझे पता चला है कि ये रियल नंबर जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको थोड़ा सा कठिन लगता है, और जो अध्याय हैं क्लास 10th में उसके कंपैरिजन में ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा कठिन है उनको लगता है। लेकिन मैं अपने मतलब लेवल से इस चैप्टर को इतना आसान बना दूंगा कि आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको रुचि आ जाएगी। आप किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेटेड कर पाएंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं आपको। मेरा नाम संजय कुमार राम है। मैंने 10+2 तक अपनी जो पढ़ाई की है वो जवाहर नवोदय विद्यालय सिवान से किया है। आप लोग बहुत सारे लोग जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम सुने होंगे। ये बहुत ही अच्छी संस्था है। और मैंने बीटेक किया है आईआईटी पटना से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। और मेरे चैनल का नाम है पाई स्टडी जोन। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच, ताकि ये हमारा चैनल मतलब उन हिंदी भाषी विद्यार्थियों तक पहुंच पाए जो मतलब जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर में घुसने से पहले, रियल नंबर का कॉन्सेप्ट जानने से पहले हम संख्या पद्धति पढ़ लेते हैं। संख्या पद्धति में क्या होता है? जैसे ये संख्या पद्धति है, ये देखिए, ये जो आपका जो ये संख्या पद्धति को अंग्रेजी में नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। तो संख्या पद्धति में ये जानेंगे कि हम लोग संख्याओं का संख्याओं का नामकरण कैसे करते हैं, वर्गीकरण कैसे करते हैं, ये सब पढ़ा जाता है। मतलब संख्या पद्धति में नामकरण तो आप समझते ही होंगे कि कौन सी संख्या को सम संख्या बोलेंगे, कौन सी संख्या को विषम बोलेंगे, कौन सी संख्या को परिमेय संख्या बोलेंगे और कौन सी संख्या को अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो ये है, इसमें संख्या पद्धति में जनरली हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति का जो अगला कॉन्सेप्ट है। इसमें देखिए, सबसे पहले अगर हम नंबर को मतलब अलग अलग लेवल पर विभाजित करना चाहें तो हमें इस प्रकार से मिलेगा। जैसे सबसे पहले आपको जटिल संख्याएं मिलेगी। जटिल संख्या जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर से इसमें इस मतलब हमारे 10th क्लास में कुछ करना नहीं है, मतलब हमको नहीं पढ़ना है, ये आगे 11th क्लास में पढ़ना होगा आपको। उसके बाद उसका पार्ट होता है, मतलब उसका ही भाग होता है ये वास्तविक संख्या है। मतलब कि मैं अगर आपको समझाऊं तो ये मान लीजिए बड़ा सा, ये अगर बड़ा सा कोई सर्किल है, सॉरी, ये बड़ा सा अगर सर्किल है और ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब जटिल संख्या है, तो इसी का पार्ट होगा आपका ये वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ये समझ गए होंगे आप कि मतलब ये बड़ा वाला जो गोला है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके अंदर एक छोटा गोला है जो कि वास्तविक संख्या का है, मतलब रियल नंबर्स का है। तो रियल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए, रियल नंबर को भी क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं दो संख्याओं में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आइए अगर हम परिमेय संख्या को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? देखिए, परिमेय संख्या का हमने डेफिनेशन लिखा है आसान भाषा में। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, जहाँ पे q जीरो ना हो, और p और q क्या हो, सह अभाज्य पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब समझते होंगे, आगे मैं पूर्णांक के बारे में भी बताऊंगा। पूर्णांक मतलब पूर्णांक को हम लोग अंग्रेजी में इंटीजर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इंटीजर बोलते हैं। सहअभाज्य भी हम सोचे मतलब आगे पढ़ेंगे इसमें। सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनका एचसीएफ मतलब जिसका महत्तम समापवर्तक एक के अलावा कुछ नहीं होता है, एक ही होता है, एक होता है। जैसे आप देखिए 5 और 7 है, इसका एचसीएफ लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? इसका एचसीएफ मतलब, एचसीएफ अंग्रेजी में महत्तम समापवर्तक को बोलते हैं, महत्तम। ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस फॉर्म में अगर 5/7 है मतलब 5/7 है, ये हो गया आपका एक रेशनल नंबर। वैसे देखिए, ऐसा नहीं है कि
तो कोई भी नंबर मतलब इस फॉर्म में ही होगा। सपोज कीजिए यही नंबर है, मैं अगर आपको 15/21 कर दूं, ये क्या हो गया, दूसरा हो गया, लेकिन इसमें क्या 3 का मल्टीपल है। अगर मैं 3 से ऊपर नीचे काटता हूँ तो कितना बचेगा, 5/7। तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन का मतलब आपका डेफिनेशन है, सिंप्लीफाइड वर्जन का। इस फॉर्म में भी मतलब ये इस फॉर्म में भी, इस वाले फॉर्म में भी आपको मिल सकता है, जो आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे मतलब उसको सरल करेंगे, ऊपर नीचे काट कर अगर कोई कॉमन उसका फैक्टर है तो ये 5/7 मिलेगा। तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर का एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया, मतलब आपका छोटा सा इसमें हमने परिचय दे दिया। अब फिर परिमेय जो संख्या होता है, परिमेय संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। परिमेय संख्या बटा वाले संख्या को भी बोलते हैं, जैसे p/q हो गया। अच्छा हाँ, q जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर q जीरो हो गया, सपोज कीजिए 3 ले लिया मैंने p और q जीरो ले लिया, तो क्या हो गया, ये डिफाइंड ही नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए हम लोग जीरो नहीं लेते हैं इसको। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, मतलब अनंत बोलते हैं। तो ये 3/0 डिफाइंड नहीं है हमारे मैथमेटिक्स में, इसलिए हम जीरो नहीं लेते, इसलिए हम लोग ये कंडीशन लिखते हैं। तो परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर डेसिमल में रिप्रेजेंट करना हो तो ये है आपका शांत शांत दशमलव, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है रेकरिंग डेसिमल, मतलब आवर्ती दशमलव। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब होता है अशांत आवर्ती। तो सबसे पहले मैं आपको शांत दशमलव के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये जो शांत दशमलव होता है ना, मतलब अगर कोई नंबर p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर उसका दशमलव रूप शांत हो जाए, मतलब शांत का मतलब कि वो रुक जाए कहीं पे जाके, अगर दशमलव में लिखे तो कहीं पे जाके रुक जाए, उसको हम लोग बोलेंगे शांत शांत दशमलव। उस परिमेय संख्या का एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए, मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ। जैसे हो गया 1/4, तो एक में अगर 4 से भाग देंगे आप तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 है तो 4 से भाग नहीं लगेगा, तो हम एक पॉइंट बैठाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 2 बचेगा, तो यहाँ पे अब 2 हो गया, फिर यहाँ पे 0 लाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 5, 5 चौका 20 हो गया, कट गया ये, मतलब क्या हो गया 0.25, मतलब क्या हुआ ये देखिए ये शांत हो गया, मतलब ये 0.25 मतलब के बाद कोई नंबर ही रिपीट या मतलब रिपीट या बोले फिर कि वो अपना एक नया कोई नंबर जनरेट नहीं करता, रिपीट नहीं होता, सिंपल सा है, रिपीट नहीं हो रहा है। इस 2.5 के बाद इसमें कोई भी मतलब भागफल नहीं है, तो ये हो गया आपका शांत। वैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, 8/5, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 5 से तो कितना मिलेगा, 5 एकम 5 और ये 3, 1.6, तो ये भी शांत नंबर है, शांत दशमलव है। लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है, 8/5 परिमेय संख्या है। इसका अगर दशमलव में हम लोग निरूपण करते हैं तो क्या होगा, 1.6, मतलब 1.6, तो ये हो गया शांत का कॉन्सेप्ट। वैसे ही आइए मैं अब अशांत का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। अशांत दशमलव, ठीक है। तो अशांत मतलब कि एग्जाम्पल से ही समझते हैं हम, उदाहरण बोलते हैं इसको, थोड़ा बहुत इंग्लिश में मैं बता देता हूँ। ये देखिए, अगर 1/3 है, ये क्या है, 1/3, मतलब 1/3 क्या हो गया आपका, एक ये परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। अगर मैं इसको दशमलव में लिखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 0.3333, एक कभी रुकने वाला नहीं है, ये चलता जाएगा, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो ये 0.33, अगर एक में आप 3 से भाग देंगे तो ये मिलेगा। तो ये क्या हुआ, अशांत है ये क्या होता है, 3 रिपीट हो रहा है, बार बार 3 रिपीट हो रहा है, मतलब 3 बार बार आ रहा है। इस 1/3 में अगर मैं इसको दशमलव में लिखता हूँ तो ये क्या हो गया, ये अशांत दशमलव हो गया। और ये रिपीट भी कर रहा है, मतलब क्या है, 3 रिपीट कर रहा है, तो इसको अगर आप दूसरे शब्दों में बोलें, दूसरे शब्दों में बोलना चाहें तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, दूसरे शब्द में बोलना चाहें तो आप इसको बोल सकते हैं अशांत, अशांत
आवर्ती, आवर्ती दशमलव, ठीक है, ये हो गया आपका, ये वाला आसान आवर्ती हो गया। इसको एक और फॉर्म में होता है, रेकरिंग के रूप में लिखते हैं हम लोग, रेकरिंग नंबर, जो अंग्रेजी में थोड़ा बोलते हैं बार लगा देते हैं उस पे। इसको अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ, 0.3 ऊपर एक डंडा लगा दूँ, ये वाला, ठीक है, और बार हो गया, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 रिपीट हो रहा है बार-बार, बार-बार, 0.3 के बाद बार-बार 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको एक मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखने का, ये अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा 0.3 बार। ये हो गया आपका अशांत आवर्ती दशमलव। ये आपने परिमेय संख्या का निरूपण समझ लिया, शांत और अशांत वाला। ये देखिए, ये वाला हम लोग बोलेंगे, सॉरी, यहाँ पे हमने गलती कर दी, ये हिंदी में ऐसे लिखेंगे अशांत, वो वाला अशांत नहीं, ठीक है। ये परिमेय संख्या हो गया, इसका क्या निरूपण होता है दशमलव में। अब आइए हम देखेंगे कि परिमेय संख्या के मतलब अंदर में कौन कौन सा संख्या आता है। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है आपका, ये जो परिमेय संख्या है ना, इसमें आपका पहला क्या आएगा, पूर्णांक आएगा, फिर फ्रैक्शनल नंबर, बटा वाला नंबर होता है, भिन्न संख्या बोलते हैं जिसको, दशमलव वाला नंबर होता है, तो ये पूर्णांक होता है। तो एक एक करके हम देखते हैं। पूर्णांक को पहले देखते हैं। पूर्णांक का दो पार्ट होता है, दो मतलब दो भाग होता है। एक होता है आपका धनात्मक, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं जिसको, एक होता है ऋणात्मक मतलब नेगेटिव इंटीजर। तो आइए एक एक करके देखते हैं पूर्णांक। तो ये हम इसको, ये होता है आपका, आप लोग पढ़े होंगे नीचे वाले क्लास में, इसको बोलते हैं संख्या रेखा। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, संख्या रेखा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे, हम लोग संख्या रेखा। आप लोग एक नोटबुक लेकर के लिखते जाइए कॉन्सेप्ट को। तो ये देखिए, ये जो संख्या रेखा है ना, ये जीरो हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ से आप बाएं जा सकते हैं, दाएं जा सकते हैं, बाएं जा सकते हैं, दाएं जा सकते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो आप इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा, दाएं साइड में क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, मतलब धनात्मक पूर्णांक मिलेगा इधर, धनात्मक पूर्णांक। इधर जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। जैसे जीरो हो गया, -1, -2, 3, ऐसे इधर माइनस वाला होगा। और ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, ये होता है आपका इंटी मतलब पॉजिटिव इंटीजर। तो अभी दूसरा हमारा क्या है, ये समझ गए हम लोग। उसके बाद भिन्नात्मक संख्या क्या होता है, भिन्नात्मक मतलब कि आपका फ्रैक्शनल नंबर जो पी बाई क्यू में लिखा हो। आप हिंदी में पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, नीचे वाले को। अंग्रेजी में इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे ये देखिए 3/4 है ना, 3/4, ये क्या होगा, 3 अंश है, 4 क्या है, हर है, 5 अंश है, 6 हर है, 12 अंश है, 5 क्या है, हर है। तो ये हो गया आपका ऋणात्मक संख्या को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब निरूपण कैसे होता है, कैसे दिया रहता है, ये होता है पी बाई क्यू, मतलब अंश बटा हर के रूप में दिया रहता है। अभी देखिए दूसरा, अभी हम देखेंगे कॉन्सेप्ट इसमें भिन्नात्मक संख्या में क्या होता है, कि इसका हमने फिर से इसको अलग अलग मतलब फॉर्म में, अलग अलग रूप में क्लासिफाई किया। जैसे देखिए, एक उचित हो गया, एक अनुचित हो गया, और फिर मिश्र भिन्नात्मक संख्या हो गया। ये होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, और हिंदी में उचित भिन्नात्मक संख्या, और इसको क्या बोलते हैं, ये अनुचित भिन्नात्मक संख्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर। इसमें क्या बोलते हैं, मिक्स्ड भिन्नात्मक संख्या, जिसको हम लोग मिक्स्ड, सॉरी, मिश्र भिन्नात्मक संख्या, जिसको अंग्रेजी में मिक्स्ड फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। तो ये देखिए, इसमें क्या होता है ना, कि अगर आप जैसे देखिए, अंश छोटा हो जाए हर से, अंश छोटा हो जाए हर से, तो उसको क्या बोलेंगे, उचित भिन्नात्मक संख्या। और दूसरे, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए पहले, इसको अगर मैं 3/4 बोलूँ, तो ये वाला क्या है, अंश है, ये वाला क्या है, हर है। तो ये अगर यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 4 जो है हर है, और 3 जो है अंश है। तो 3 क्या है, 4 से छोटा है, मतलब क्या है, अंश छोटा है हर से। तो ये क्या हो गया आपका, एक एग्जाम्पल हो गया उचित भिन्नात्मक संख्या का। वैसे ही आप लिखिए 5/6, ये भी हो जाएगा आपका एक उचित भिन्नात्मक संख्या। और दूसरे में उल्टा होता है, जो उचित है ना उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब अंश बड़ा हो जाएगा हर से। जैसे 6/2, 6/4, ये क्या हो गया आपका इम्प्रॉपर मतलब अनुचित
अनुचित भिन्नात्मक संख्या। अभी देखिए मिश्र में कैसे लिखते हैं, बहुत सारे लोग इससे डर जाते हैं। ये जो लिखा रहता है ना, 2 आगे लिखा रहता है 1/2, ये क्या होगा, ये मिश्र वाला है। ये इसको बोलते हैं मिश्र भिन्नात्मक संख्या। ऐसे 3 ऊपर 4/5, इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते कैसे, 2 पूर्णांक, यहाँ पे 2 है ना, 2 पूर्णांक 1/2, 3 पूर्णांक मतलब पूरा 3 है, उसके बाद 4/5, 3 पूर्णांक 4/5 बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखिए 1/5, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 6, जो आगे लिखा रहता है, यहाँ पे जो लिखा है ये वाला, ये वाला, ये पूरा अंक है। तो 6 पूर्णांक, 6, देखिए मेरे बोलने पे आप ध्यान दीजिए, 6 पूर्ण अंक 6 पूर्णांक 1/5। वैसे ही देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7 पूर्णांक 1/5। तो ये हो गया आपका मिश्र भिन्नात्मक संख्या, मिश्र भिन्नात्मक संख्या हो गया। तो मैं, आप इस नोट कर रहे होंगे, मैं जहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा इसको मिश्र भिन्नात्मक को और भी मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एग्जाम में बहुत ज़्यादा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या कोई भी एग्जाम हो, अगर थोड़ा बहुत घुमाना होता है, टफ करना होता है क्वेश्चन, तो मिश्र भिन्नात्मक संख्या में ही दिया जाता है, मिश्र भिन्नात्मक संख्या। देखिए मैंने क्या लिखा था, 2 1/2, तो 2 पूर्णांक 1/2 को अगर मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखूँ, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखूँ, तो क्या लिख पाऊंगा मैं, तो ये पूर्णांक है ना, तो इसमें देखिए ये वाला इसमें गुना हो जाता है, 2 गुने 4, सॉरी 2 गुने 2 4 हो गया, और ऊपर जो है ना ये अंश वाला पार्ट, उसको जोड़ देते हैं, तो 2 गुने 4, 4+1/2 मतलब 5/2 हो गया। वैसे ही अगर आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। वैसे ही वैसे ही अगर मैं 3 पूर्णांक 1/4 है, तो हमको क्या करना होगा, ये जो नीचे ऊपर है ना, ये वाला 3 और 4 में गुना हो जाएगा, और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो 3 गुने 4 + 1 हो जाएगा बटा 4, ये 4×3 = 12 और +1 13/4, ये हो गया आपका। इसको मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, पी बाई क्यू के रूप में हमने लिख दिया। मिश्र से हमने इसको उचित और अनुचित में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या हो गया आपका, ये अनुचित हो गया ना, अनुचित भिन्नात्मक संख्या। ठीक है, तो ये आपका अनुचित में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो वैसे ही अगर कोई अनुचित भिन्नात्मक संख्या दी हो और उसको बोले कि आप एक काम कीजिए, इसको आप मिश्र भिन्नात्मक संख्या में लिखिए, तो मैं आपको एक उल्टा, मतलब जैसे हमने किया पी बाई क्यू में लिखा, अभी पी बाई क्यू को मिश्र में लिखना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। जैसे देखिए देखिए जैसे 12 12 नहीं लेंगे हम, 13 लेते हैं, 13/4 है, तो 13 में 4 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा, तो ये 3 बार में जाएगा और एक रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर यहाँ पे लिखते हैं, रिमाइंडर मतलब शेष फल पर लिखते हैं, और जो भागफल होता है ये होता है भागफल, और नीचे क्या होता है, ये इसको बोलते हैं भाजक। ये हो गया आपका, इस फॉर्म में लिखते हैं। वैसे ही आप किसी भी नंबर जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मतलब जो अनुचित भिन्न में दिया हुआ, उसको मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं। तो आइए, इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया, अब आगे चलते हैं। अभी देखिए धनात्मक पूर्णांक को हम लोग पढ़ेंगे। धनात्मक में और भी मतलब टाइप होता है। धनात्मक में देखिए आपका धनात्मक जो नंबर है, इसमें आपका प्राकृत संख्या आता है। प्राकृत को अंग्रेजी में हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। फिर नेचुरल नंबर ये है, जैसे प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर होता है। फिर सहभाज्य संख्या होता है आपका को प्राइम। तो आगे एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर वैसे संख्या, जैसे मैं सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन बताता हूँ जो किताबी भाषा में लिखा हुआ है। वैसे संख्याएं जो किसी वस्तु को या कोई भी मतलब सामान हो या कोई भी वस्तु हो, उसको गिनने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर। जैसे देखिए आपको एप्पल दे दूँ, मतलब सेब दे दूँ गिनने के लिए, तो आप कैसे गिनेंगे, 1 2 3, ऐसा नहीं कि आप माइनस से शुरू करें, -1 -2, -1 एप्पल नहीं होगा ना, ये 1 से ही शुरू होगा। 1 2 3 4 5 जितना हो, 10 20 50 60 जितना हो, वो आपका सब नेचुरल नंबर में आएगा। ये देखिए हमने
यहाँ पे लिख दिया है, इसको n से डिनोट करते हैं। जो आगे आप देखेंगे तो ये सेट होगा, मतलब समुच्चय होता है, जो अभी आपको नहीं पढ़ना है। वैसे पूर्ण संख्या क्या होता है? जब नेचुरल नंबर हो गया ना, नेचुरल नंबर हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, तो ये देखिए यहाँ पे अगर जीरो ऐड शामिल कर दिया उसमें तो क्या हो गया? होल नंबर हो गया, और कुछ नहीं है उसमें। विषम संख्या है तो आपको बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वैसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाए। 2 से विभाजित हो जाए इसको सम संख्या बोलते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 100, 50 जो भी है, ये हो गया आपका सम संख्या। और एक नोट करने वाला पॉइंट ये है, बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है और वो बहुत ही छोटा-छोटा कॉन्सेप्ट को से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर पाते। इससे रिलेटेड जो भी है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, देखिए 2 सम संख्या है, 2 सम संख्या का जोड़ करेंगे आप तो हमेशा सम संख्या मिलेगा। 2 सम संख्या का अंतर करेंगे तो हमेशा क्या होगा? वो सम संख्या मिलेगा। 2 सम संख्या का गुना करेंगे तो हमेशा सम संख्या मिलेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। कोई सम संख्या है, सम संख्या प्लस सम संख्या क्या मिलेगा आपको? सम संख्या। सम संख्या माइनस सम संख्या सम संख्या होता है। सम संख्या गुणे सम संख्या क्या मिलेगा? सम संख्या। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लीजिए 2 एक सम संख्या है, 8 एक सम संख्या है, जोड़ा हमने क्या मिला? 10, 10 ये भी सम संख्या है। वैसे ही देखिए 12 एक सम संख्या है, 8 एक सम संख्या है, मैंने इसका अंतर निकाला तो 4, ये भी क्या है? एक सम संख्या है। वैसे ही देखिए 4 एक सम संख्या है, 8 एक सम संख्या, गुना किया क्या मिला हमें? 32, ये भी एक सम संख्या है। तो ये आपका छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट है ये, बहुत आगे यूज आने वाला है। अभी देखिए फिर ये विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या वह संख्या है जो 2 से विभाजित ना हो। तो इसका भी कुछ कॉन्सेप्ट है। देखिए ये जैसे ये उदाहरण ले लीजिए 5, 9, 11, 13, ये सब क्या है? विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए यहाँ पे सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, सम संख्या प्लस विषम संख्या क्या मिलेगा? बताइए। सम प्लस विषम क्या मिलेगा आपको? विषम संख्या। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, उदाहरण क्या होगा आपका? सम मान लीजिए 2 ले लिया, विषम एक 3 ले लिया, तो ये क्या हुआ? एक विषम संख्या है। वैसे ही आगे देखिए सम संख्या और विषम संख्या में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? सम संख्या और विषम संख्या में गुना करेंगे तो आपको सम संख्या मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए आप, सम संख्या 2 हो गया, विषम संख्या 3 हो गया, 3 गुना 6, ये क्या है? सम संख्या। ये सम संख्या। ये आपका कॉन्सेप्ट है छोटा मोटा, ये बहुत ही नीचे लेवल का कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। और वैसे ही देखिए एक तीसरा है, विषम प्लस विषम क्या होता है? सम। सम संख्या मतलब 3 प्लस 5 8, ये सम हो गया। ये है कॉन्सेप्ट, ऐसे पढ़ाई करते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे है जो आपको नीचे क्लास में पता होना चाहिए, आपको पता ही नहीं होगा। इसलिए मैं थोड़ा बहुत बेसिक फंडामेंटल्स पे आपको ज़्यादा मतलब स्पेस दे रहा हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आगे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप आसानी से क्लियर कर पाए उसको। वैसे ही देखिए विषम संख्या को विषम संख्या से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? विषम संख्या। जैसे 3 है विषम संख्या, 5 है विषम संख्या, 15 मिल गया। अब कोई भी 2 विषम संख्या उठाइए, उसको गुना कीजिए, आपको मिलेगा विषम संख्या। ये हो गया कॉन्सेप्ट। और इसमें क्या है, और इसमें हम लोग और एक चीज़ जोड़ सकते हैं, विषम संख्या, विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? सम संख्या मतलब विषम में से विषम घटाएंगे तो क्या मिलेगा? सम संख्या। एग्जाम्पल देखिए आप, ये 9 है, 9 में से 3 घटाइए, दोनों विषम संख्या है, आपको 6 मिला, ये सम संख्या है। तो ये है कॉन्सेप्ट, आप इसको नोट करते जाइएगा अपने नोटबुक में। मैं बाद में नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, पहले आप लोग नोट करते जाइए, लिखिएगा तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, ज़्यादा दिनों तक आपको एग्जाम में भी मतलब लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। आइए आइए फिर अभाज्य संख्या पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या वही संख्या है जो केवल एक और खुद से ही विभाजित हो।
एक और खुद से ही विभाजित, उसके अलावा कोई भी नंबर उसको विभाजित ना करे, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। और अगर वो अभाज्य संख्या नहीं है तो वो भाज्य संख्या होगा। ये हो गया आपका। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या क्यों है? क्यों? क्योंकि दो में देखिए एक और दो, दो ही नंबर से डिवाइड होगा, मतलब एक नंबर से और खुद से दो ही से इसमें विभाजन होगा। वैसे यहाँ पे एक और 3 से ही होगा, यहाँ पे एक और 5 से ही होगा, इसके अलावा इसमें कोई और विभाजक नहीं है। वैसे यहाँ पे भी है 1 और 7, 1 और 11, तो ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। वैसे देखिए भाज्य संख्या वैसे कि इसका एक और खुद से ज़्यादा नंबर डिवाइड करता है। जैसे देखिए यहाँ पे 4 क्या है, 4 एक और 4 से तो डिवाइड होता ही है, ये 2 से भी डिवाइड होता है, तो मतलब ये एक्स्ट्रा हो गया, तो ये हो गया भाज्य संख्या। वैसे ही देखिए ये 1 और 6 से डिवाइड होता है, ये 3 से भी होता है, तो ये हो गया भाज्य संख्या। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। ये आपको लिस्ट बनाना है भाज्य संख्या का और इसको कमेंट करके लिख देना है। ये आगे मैंने 17 तक लिखा है, 17 से आगे आप लिखिए कम से कम 10 अभाज्य संख्या कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। तो देखिए फिर सह अभाज्य संख्या क्या होता है। वैसे धनात्मक संख्या, वैसे धनात्मक, ये देखिए ए और बी है संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक, मतलब एचसीएफ, आगे थोड़ा आगे वाले स्लाइड में पढ़ेंगे हम। आपको एचसीएफ तो पता होगा ही, आप अगर 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको एचसीएफ पता होगा, मैं ये एज्यूम करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा आगे चल के। तो जिसका एचसीएफ अगर 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर्स। जैसे ये देखिए 2 नंबर है, 3 और 2, इसका अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो 1 मिलेगा, इसका 4 और 5, इसका एचसीएफ 1 होगा, तो ये क्या, दोनों पेयर, ये एक 3 और 2 का जो जोड़ा है ये क्या है, को प्राइम नंबर्स है। वैसे ही 4 और 5 का जो जोड़ा है इसको क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर। अब आइए गुणक और फैक्टर्स, मतलब गुणक और भाजक में हम लोग थोड़ा अंतर समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, वो 10th क्लास में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसका गुणक और भाजक का कॉन्सेप्ट जो नीचे वाले क्लास में सीखना चाहिए था उन्होंने नहीं सीखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए कि 2 नंबर है, यहाँ पे मान लिया है, हमने लिख दिया है ए और बी, 2 धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग थोड़ा वो अंग्रेजी वाले वर्ड से भी मतलब कंफर्टेबल हो गए हैं, मतलब आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी जब मैं इंटीजर और फिर रेशनल नंबर बोल रहा होता हूँ। तो देखिए अगर ए है, ये जो नंबर है ना यहाँ पे ए, बी को पूर्णतः विभाजित कर दे, बी को पूर्णतः विभाजित कर दे तो बी ए का क्या बोला जाएगा, गुणक, मतलब मल्टीपल बोला जाएगा, गुणक। जैसे मैं 5 ले लेता हूँ, ए 5 हो गया, वैसे ही बी अगर 15 है तो इस केस में क्या है, बी है ना जो ये 15, 5 का मल्टीपल है, 5 का गुणक है। वैसे ही देखिए अगर मैं आगे, देखिए मैं थोड़ा इसको और पीछे जाता हूँ, मैं ऊपर में लिख देता हूँ। ये जो है, ये देखिए, ये अगर मैं बोलूँ आपको कि 5 का मल्टीपल लिखिए, 5 के गुणक लिखिए, तो 5 के गुणक क्या हो जाएगा, एक 5 खुद हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब जो नंबर दिख रहा है ना आपको, जो गुणक है, ये जो नंबर है जो 5 में गुणा करने से किसी और नंबर से मिलता है, किसी और नंबर से अगर 5 में गुणा करें तो ये सब मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, 5 का गुणक, या फिर मल्टीपल बोलिए, 5 का मल्टीपल। अब आता है हमारा फैक्टर्स। फैक्टर मतलब भाजक। वही मैं समझाता हूँ आपको। ए और बी ए और बी दो नंबर दिया हुआ है। सपोज कीजिए ए है आपका 5, बी है 25, तो बी का जो फैक्टर है, मतलब पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा है, मतलब रुकना है आपको, ए, यदि ए बी को पूर्णतः विभाजित कर दे तो ए बी का भाजक कहा जाएगा। भाजक मतलब फैक्टर कहा जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर ये बी 25 है और ये 5 है,
तो अगर आप बी में ए से भाग करेंगे तो ये है, 5 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, मतलब विभाजित कर देता है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये 5, 5 25 का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, ये फैक्टर हो गया, फैक्टर हो गया। तो आपको ये फैक्टर भाजक और गुणक का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये आप नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, फिर मैं क्या करता हूँ कि आपको मैं थोड़ा सा और इसको एक और छोटा सा एग्जांपल देके समझा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखिए, अगर मैं बोलूँ 5 का गुणक लिखिए, 5 का गुणक, तो 5, 10, 15, 20 ऐसे करते जाइए तो 5 का गुणक हो, मतलब 5 में गुणा कर, 5 में जो गुणा करने से जो नंबर प्राप्त होते हैं, 5 में मान लीजिए 4 से गुणा करते हैं तो 20 आ गया, 5 में 3 से गुणा करते हैं तो ये 15 आ जाएगा, 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो ये 5 मिलेगा, तो ये 5 का गुणक हो गया। और मैं बोलूँ कि 25 का आप फैक्टर बताइए, फैक्टर मतलब भाजक बताइए, कौन कौन सा भाजक है 25 का, 5 है, 25 है, 1 है, तो इसका भाजक हो गया 1, 5, 25, तो ये फैक्टर्स हो गए। वैसे ही आप किसी भी नंबर का लिख सकते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए हमें 30 का, 30 का आपको गुणक और भाजक दोनों लिखना है। 30 का गुणक और भाजक दोनों आप जाके कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आपको कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ गया है। तो आइए फिर अभाज्य गुणनखंड पढ़ते हैं। आपको अभाज्य संख्या पता हो गया, आपको भाज्य संख्या पता हो गया, तो ये आपको अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम पढ़ेंगे। कोई भी संख्या, कोई भी संख्या अगर उसको, देखिए किसी संख्या, मैं जो लिखा हूँ वही पढ़ देता हूँ। किसी संख्या को, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा देर वेट कीजिए। ये किसी संख्या को उसके भाजक, भाजक मतलब क्या, फैक्टर, फैक्टर जो हमने पीछे पढ़ा अभी, भाजक अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखने को हम उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। बहुत ही आसान सा है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये 24 नंबर है, 24 क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या तो समझ में आ गया कि आपको 1 और 24 के अलावा इसमें और भी फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स मतलब और भी भाजक हैं। तो देखिए अगर मैं इसको लिखूंगा ये सब अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 आएगा। यहाँ पे क्या, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का पावर 3 गुने 3, तो ये हो गया आपका इसका अभाज्य गुणनखंड, ये इसको बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये आगे आपका जब एचसीएफ एलसीएम पढ़ेंगे हम लोग, उसमें आपका अभाज्य गुणनखंड का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने वाला है। तो ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। देखिए वैसे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे आपको मैं बोलूँ कि 30 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो 30 का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, इसका फैक्टर पहले बताइए। 1 हो गया, 5 हो गया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर आपका 15 हो गया, फिर आपका 30 हो गया। ठीक है, ये आपका ये फैक्टर्स हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, इसका फैक्टर पता चल गया, हमें इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए ये देखिए, ये अभाज्य संख्या है, ये एक 3 अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसको और तोड़ेंगे, 2 गुने 3 कर देंगे तो ये दोनों अभाज्य संख्या हो गया। इसको और तोड़ेंगे, 5 गुने 3, ये दोनों 5 गुने 3 15 हो जाएगा, मतलब ये अभाज्य संख्या हो गई। और इसको तोड़ेंगे, और तो ये देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 5, 3 पचे 15 गुने 30, ये आपका ये अभाज्य संख्या हो गया। तो अगर मैं 30 का मल्टीपल लिखूँ, ये तो मैंने अलग अलग केसेस बता दिए, अलग अलग। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड मतलब सरल रूप में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखता हूँ मैं, 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 5, ये हो जाएगा 30। तो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी है, ये भी है। तो अभाज्य संख्याओं के गुण मतलब गुणा के रूप में हम लोग लिख रहे हैं 30 को, तो इसका अभाज्य गुणनखंड बोल देंगे हम, ये होगा अभाज्य गुणनखंड। फिर वैसे ही देखिए एलसीएम का कॉन्सेप्ट आता है, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त्य। अगर कोई नंबर, ये यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम बोलते हैं। यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो,
ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो तो इनका एलसीएम वो सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी जो दोनों ये ए और बी दोनों से विभाजित हो जाए। जैसे ए मान लीजिए मैं 3 ले लेता हूँ, बी 5 ले लेता हूँ, तो आपको वो छोटी से छोटी संख्या बताना है जो कि 3 और 5 दोनों से मतलब विभाजित होता है, डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। 15 देखिए 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे कि 30 भी तो है, 30 3 से डिवाइड हो जाएगा और 5 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या निकालना है। तो 15 और 30 में कौन सा होगा एलसीएम, ये होगा, क्योंकि ये छोटा है ना 30 से, तो ये लेंगे हम लोग। तो और देखिए मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसे देखिए मैं 3 लेता हूँ, 5 लेता हूँ, तो आपको क्या करना है, 3 का गुणक लिखते जाइए आप। 3 3 का गुणक और क्या अगला क्या होगा, 6 9 12 15 18 20, सॉरी 20 नहीं होगा यहाँ पे, 18 के बाद 21 24 27 30। अभी देखिए 5 से गुणक क्या होगा, आगे भी लिख सकते हैं लेकिन मैं 30 तक ही लिख रहा हूँ। 5 से गुणक क्या होगा, 5 10 15 20 25 30। अभी देखिए आप अगर फाइंड करने जाएं, अगर आप देखें कि कौन सा ऐसा संख्या है जो दोनों 5 और 3 दोनों का गुणक हो। 5 जो लिस्ट नंबर देखिए यहाँ पे, देखिए फाइंड कीजिए, ये 3 है, यहाँ पे 5 है, नहीं है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो मिला नंबर हमें ये 15 मिल गया। ये क्या है, दोनों का गुणक है। वैसे देखिए 30 है, ये 30 है, तो दोनों के 3 और 5 दोनों का गुणक है, तो ये हो गया आपका 15 और 30 मिलेगा। लेकिन हमें क्या है, एलसीएम का जो परिभाषा है, जो एलसीएम का डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग छोटे वाले को लेंगे। तो ये हो गया आपका 15 और 30 में हम लोग कौन सा लेंगे, हम लोग 15 लेंगे एलसीएम 3 और 5 का, ठीक है। ये हो गया आपका एलसीएम का कॉन्सेप्ट। और देखिए एलसीएम को आगे हम लोग भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे एलसीएम को। चलिए यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया ना कि एलसीएम का डेफिनेशन क्या होता है, कैसे करते हैं। तो ये हो गया आपका, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, मुझे काम करना है इस पे। तो मैं इसको मिटा दूंगा, खाली कर दूंगा जगह, ताकि ये यूज़ हो जाए। तो मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। मैं बोलूँ कि अभाज्य एलसीएम निकालना, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले हम कोई भी जो नंबर है, हम दो ही नंबर लेके चल रहे हैं, आप कितने भी नंबर का निकाल सकते हैं एलसीएम। मान लीजिए मैं बोल दूँ आपका 20 और 15 का एलसीएम निकालना है। 20 और 15 का एलसीएम निकालिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 20 और 15 का, इसमें इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 20 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड, 2 इंटू 2 4 5 20। इसका देखिए 3 गुने 5, ठीक है, 15 हो गया। तो आपको देखना क्या है कि इसमें से जो भी है, इसको अगर और सिंप्लीफाई करके लिखूँ, मैं सरल करके लिखूँ, तो 2 का पावर 2 गुने 5, तो यहाँ पे 3 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है। तो आपको क्या करना है, जो भी हाईएस्ट पावर है दोनों को मिला के, जो हाईएस्ट पावर वाला है अभाज्य संख्या, उसको लिखते जाइए। दोनों में लिखना है, दोनों को मिला के लिखना है। ये देखिए 2 का पावर 2 हो गया, इसको भी लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो एक ही 5 मतलब लिखा जाएगा कॉमन। फिर यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 भी लिख देंगे। तो आपका कितना हो गया, 4 गुने 5 गुने 3 मतलब क्या, 5 का 20 3 60, ये 60 हो गया एलसीएम। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। इसमें क्या करना होता है, सिंपल सा है कि आप जो भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं उसमें सारे नंबर को, इसमें पूरे अभाज्य गुणनखंड को आप लोग इसको एक साथ गुणा करके लिख दीजिए। एक साथ मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये 2 है
देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही लेना है, हाईएस्ट पावर लेना है। हाईएस्ट पावर मतलब ये देखिए 5 के एक पावर है, यहाँ पे भी 5 के एक पावर है, तो हाईएस्ट पावर लेंगे दोनों में से जो कॉमन होगा, दोनों में से जो हाईएस्ट होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 हो जाता है, और इसको मैं थोड़ा सा और इसको एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी, क्योंकि देखिए आप वैसे पढ़ लेंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम दे देंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको अच्छे से पढ़ना है कॉन्सेप्ट, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग बना के रखिए, ताकि कोई भी कॉम्पिटिशन आप फटाक से निकाल दें। ये देखिए, जैसे आप ले लीजिए 100 ले लीजिए और 200 ले लीजिए, इसका मैं एलसीएम पूछूं तो क्या होगा? आप सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा? 2 होगा, फिर 2 गुने 2 4 हो गया, 4 पचे 20 हो गया, 20 पचे 100 हो गया, मतलब ये हो गया 2 का पावर 2, 5 का पावर 2। चलिए आप इसको काम कीजिए, 125 ले लीजिए। 125 का क्या करेंगे? अगर अभाज्य गुणनखंड होगा तो 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 का पावर 3, और कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, एक है छिपा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या देखा कि एलसीएम अगर लेना हो 100 और 125 का, तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए दोनों का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे इनका, और देखेंगे कि अभाज्य नंबर का जो मैक्सिमम पावर है उसको लिख देंगे यहाँ पे, मैक्सिमम पावर के साथ उसको लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम 3 वाले को लेंगे, तो ये 5 का पावर 3 हो गया। अभी देखिए यहाँ पे 2 है, 2 का पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 का पावर कुछ भी नहीं है, तो हम 2 का पावर 2 ले लेंगे। ये हो जाएगा आपका 125 गुना 4, मतलब हो जाएगा आपका जो भी है 25 चौका 100, एक बचा, 25 चौका 100, 10 बचा, बचे 48, हो जाएगा 100 प्लस 400, मतलब ये आपका हो गया 500 हो जाएगा, 125, ये हो गया आपका 500। एल्शियम क्या हो गया? 500। तो ये हो गया आपका तरीका। और देखते हैं आप जो हम लोग लॉन्ग डिवीजन नहीं बोलते हैं, थोड़ा एल्शियम पे मैं जोर दे रहा हूँ। ये सब बेसिक चीज़ें आपको पाँचवीं छठी में आनी चाहिए, फिर भी बच्चों को नहीं आता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जिनको आता है उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनके लिए तो रिवीजन का काम हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। देखिए हम लोग छोटे थे जब, तो ऐसे करते थे, अगर 100 और 50 के एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ये हो गया 50 बार में जाएगा, यहाँ जो भागफल लिखते हैं, ये कितने बार में? 25 बार में जाएगा। फिर देखते हैं अभी कौन से, मतलब इधर आपका जो है ना, इधर ये वाला पोर्शन क्या होगा? अभाज्य संख्या। अभी देखिए 5 से जाएगा, 10, 5, फिर क्या होगा? 5 से जाएगा 2, यहाँ पे एक बार में जाएगा, ये हो गया, ये आपका हो गया। अब इसके आगे कुछ नहीं, हम किसी भी अभाज्य संख्या से नहीं कर सकते हैं, ये 2 ऑलरेडी आ गया है, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको ऐसे लिखते थे, 2 गुणे जो इधर आया है ना, इधर इधर उसको लिखेंगे गुना के फॉर्म में, 2 गुने 5 गुने 2, और ये 1, ये कितना हो गया? 50, 25 चौका 100, इसका एलसीएम कितना हो गया? 100। ये एक तरीका है हम जो बचपन में सीखते आए हैं, तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना हो, तो हमने इसको बहुत ही डिटेल में बता दिया। वैसे ही एचसीएफ है, आगे चल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं जिसको, एचसीएफ या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये हमने लिख दिया, अंग्रेजी में भी लिख दिया है। तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो तो इनका एचसीएफ और जीसीडी वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों को विभाजित कर दे। ठीक है, तो उसको हम लोग इसका एचसीएफ बोलेंगे। आइए हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 15 है और 45 है, इसका एचसीएफ क्या होगा? चलिए 30 ले लीजिए, यहाँ पे 30, 30 और 45 का एचसीएफ क्या होगा? तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले मैं थोड़ा सा इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से बता देता हूँ। इसको क्या करेंगे?
चलिए अभाज्य गुणनखंड छोड़िए, इसको फैक्टर कीजिए तो इसको करेंगे फैक्टर 1, 3, 5, 6, 15 एंड 30। इसका क्या होगा 1, 3, 5, 9, 15, ठीक है, ये 45। अभी देखिए इसमें से क्या है, वैसा फैक्टर देखना है हमें, फैक्टर देखना है जो दोनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो, मतलब बड़ा से बड़ा हो और कॉमन हो। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 15 है कॉमन, 15 है कॉमन। ये हो गया HCF, 30 और 45 का 15 हो गया। ठीक है, ये एक तरीका है। इसको अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से करना चाहें तो क्या होगा, 30 को कैसे लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड से, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुना 6 गुने 5, 3 5 15 गुने 30। फिर 45 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसमें जो कॉमन है ना, इसमें सिंपल सा है, ऐसे करते हैं, कॉमन को फाइंड करते हैं। थोड़ा सा हैंड राइटिंग गड़बड़ हो रहा है मेरा। चलिए ये ऊपर वाला समझ गए आप, ऊपर वाला समझ गए तो मैं थोड़ा सा इसको और एक एग्जांपल दे दे, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से बता देता हूँ, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गया, हमने मिटा दिया, इसको क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद हमने क्या देखा था कि 30 और 15 का है HCF निकालना। तो 30 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड, 2 गुने 3 गुने 5 हो गया। 45 का क्या हो गया, 3 3 5। अभाज्य गुणनखंड देखिएगा, गुणनखंड ने किस में किया है, 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य। तो देखिए इसमें क्या करना है, कॉमन देखेंगे हम लोग, कॉमन कौन कौन सा है। ये हो गया कॉमन, सॉरी ये दो कॉमन नहीं है, दो कॉमन नहीं है, दो कॉमन नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं, दो कॉमन नहीं, सॉरी गलती हो गई। फिर देखिए 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 5। तो जो कॉमन है उसी को लिखेंगे हम, 3 है फिर 5 से गुना कर देंगे तो 15 हो गया। ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया। ठीक है, बहुत। और देखिए और एक तरीका है जिसको हम लोग, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। आप लोगों को इतना आसान भाषा में समझा रहा हूँ मुझे, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा पूरा पूरा। तो ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। और देखिए HCF निकालेंगे, मतलब महत्तम समापवर्तक निकालेंगे हम किससे, किस विधि से, लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। ठीक है, जो हम लोग बचपन में भी सीखते थे। अभाज्य गुणनखंड वाला विधि बहुत कम ही लोग सीखते हैं, यही विधि सबसे ज़्यादा लोग सीखते हैं बचपन में। देखिए अगर मैं बोलूँ 30 और 45 का निकालना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इन दोनों में छोटा कौन सा है, 2 नंबर है, तो इसमें या कितने भी नंबर हो तो उसमें सबसे छोटा नंबर को हम फाइंड करते हैं। देखिए 30 है, तो 30 में जो बड़ा नंबर है उससे भाग देते हैं। तो देखिए भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 30, फिर 15 बचा, फिर ये देखिए ये क्या है, जो शेष बचा, शेष, सबसे पहले जो शेष बचा, शेष को फिर से हम भाजक भाजक बना देंगे। ये जो आगे पहले वाला जो भाजक था, तो यहाँ 30 में फिर से भाग देंगे, तो 2 बार में चला जाएगा। ये हो गया आपका, ये जो लास्ट में भाजक बचा ना, यही हो गया आपका महत्तम समापवर्तक। तो वैसे ही देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल एक ले लीजिए। हाँ, और एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे देते हैं कोई भाग, क्या शेषफल क्या होता है, भाजक क्या होता है, भाजी क्या होता है, भागफल क्या होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए
ऐसे हम लोग भाग करते हैं ना, कोई भी नंबर हो, यहाँ पे y ले लीजिए, यहाँ पे x ले लीजिए, यहाँ पे z ले लीजिए, यहाँ पे r ले लीजिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाजक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, मतलब शेषफल। और जेड को क्या बोलते हैं? यहाँ जो जेड लिखा है, जेड को हम लोग बोलते हैं भागफल। इसको क्या बोलते हैं? भागफल, मतलब इसको बोलते हैं कोसेंट हिंदी में, इंग्लिश में। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। भाज्य अंग्रेजी में बोलते हैं डिवाइडेंड। ठीक है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी सीखते जाइए आप लोग। तो ये हो गया आपका जेड क्या हो गया? भागफल हो गया। वाई क्या हो गया आपका? भाज्य हो गया। और एक्स क्या हो गया? भाजक हो गया। और आर क्या हो गया? शेषफल हो गया। तो इसको हम लोग, इसको एक और थ्योरम भी बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। रिमाइंडर, तो इसे आप नोट कर लिए होंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हमने जो, ये देखिए बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। इसको क्या बोलते हैं? इसको भाजक मतलब डिवाइजर गुणे कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये क्या होता है? डिवाइडेंड। ये हो गया आपका, इसी को बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम। ये आप नोट कर लेंगे, ये तो बहुत छोटी क्लास की बात है, आपको पता होना चाहिए बस। ये हमने महत्तम भी सीख लिया और लघुत्तम भी सीख लिया। हमने अब तक परिमेय संख्याओं के बारे में सीख लिया है, अब थोड़ा सा अपरिमेय संख्या के बारे में भी जान लेते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर क्या होते हैं? अगर आप आसान भाषा में बोले तो क्या होगा? वैसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं, उन्हें अपरिमेय संख्या बोलेंगे। सिंपल सा है, लेकिन इसको थोड़ा सा और हम इलेबरेट करके देखते हैं, मतलब इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। देखिए, ये रूट 2 है, ये क्या है? ये है इसका, अगर हम पॉइंट में इसका मतलब निरूपण करेंगे दशमलव के रूप में, तो ये आएगा 1.412135 ऐसे करके। ऐसे ही रूट 3 का आएगा, मतलब रूट 3 का ऐसे आएगा, रूट 5 का ऐसे आएगा, पाई का वैल्यू ऐसे आता है। पाई क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। वहीं अगर आप पाई का जो बटा में वैल्यू होता है 22/7, ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये बहुत ही मतलब छोटी चीज़ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और देखिए आगे इसका जो, अगर दशमलव में हम लोग निरूपण करेंगे तो क्या होगा कि ये अशांत होता है, अशांत दशमलव होता है। नॉन, ये अनावर्ती होता है, अनावर्ती दशमलव मतलब नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं करता जैसे परिमेय संख्या में कर रहा था। टर्मिनेट भी नहीं करता, जैसे हमने रूट 2 और रूट 3 रूट 5 का देखा हमने पिछले स्लाइड में। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, बस बेसिक सा चीज़ है। अब हम लोग एक बहुत ही मतलब आपके जो बुक में दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे, प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे। प्रमेयिका क्या होता है? प्रमेयिका वो कथन होता है जो पहले से सिद्ध किया हुआ है और इसका उपयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है, तो इसे ये प्रमेयिका हो गया, इसका ये लिखा हुआ है देखिए। लेकिन अभी देखिए यूक्लिड मतलब यूक्लिड जो विभाजन का प्रमेयिका है, उसमें घुसने से पहले मैं आपको, जो आप अपने छोटे क्लास में जो पढ़े होंगे, भाग का मेथड, मतलब
भाग कैसे करते हैं किसी भी दो नंबर में, वो पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ इसको आप डिवाइड करो किससे, 4 से। तो आप कैसे करोगे? तो ये आपका ऐसे आएगा, 4 से भाग देना इसमें। तो पहले देखिए 4 आएगा, तो एक बार में जाएगा 4, कट गया, फिर ये 0 आया, फिर नहीं मिलेगा, फिर ये 0 आएगा, फिर आपका ये एक उतारे ना यहाँ पे नीचे, तो ये इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा, तो फिर हम ये आगे वाले 5 निकाले, मतलब नीचे उतार दिए, तो ये 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने 2 डिजिट को उतारा। तो जब 2 डिजिट को नीचे उतारते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक 0 बैठा देते हैं, फिर भाग करते हैं, तो ये जाएगा एक बार में, ये हो गया। फिर 9, 9 आया, यहाँ पे 1 आया, फिर 4 बार में जाएगा, 4 चौका 16, 3, ये हो गया आपका शेषफल। तो आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से अगर भाग देंगे ना, ये क्या होगा, ये उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मतलब हमेशा कहीं भी किसी भी नंबर में, दो नंबर में भाग दीजिएगा, तो भाजक बड़ा होता है शेषफल से, हमेशा शेषफल से। यहाँ देखिए ये 3 शेष बचा ना, ये क्या है, 4 है, तो 4 से 3 छोटा है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, अगर 2 से मैं भाग देता हूँ किसी भी नंबर में, दूसरा केस है, केस 2 ले लीजिए सेकंड, अगर 2 से किसी नंबर में भाग देते, किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या भाग देंगे, तो शेषफल क्या क्या आ सकता है बताइए? शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 तो नहीं आ सकता ना, 2 आएगा। अगर 2, अगर शेषफल आ गया यहाँ नंबर में डिवीजन के बाद, तो उसको तो एक बार में और आप काट सकते हैं ना भाग दे करके। तो ये है आपका शेषफल, 0 से 1 तक जाएगा 2 के केस में। तो वैसे ही अगर आप कोई भी नंबर, एन नंबर ले लीजिए, नंबर एन, तो इसका जो रिमाइंडर, मतलब शेषफल क्या क्या आ सकता है, रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, एन, तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, एन से एक कम तक आ सकता है, एन से एक कम तक। जैसे मैं एन को अगर 10 ले लूँ, तो इसमें रिमाइंडर क्या क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7, 8 और 9। मतलब ये 9 क्या है, 10 से एक कम है ना, मतलब ये 10 से एक कम है। वही मैंने ये आपका जनरल स्टेटमेंट मतलब बोल दिया, ये हर केस में लागू होगा, कोई भी नंबर हो एन के जगह पे, एन की जगह पे कोई भी नंबर ले सकते हो। तो ये हो गया आपका बेसिक आइडिया कैसे भाग करते हैं। वैसे ही अगर मैं एन 3 ले लूँ तो कितना मिलेगा, रिमाइंडर क्या क्या मिल सकता है, 0, 1, 2, 3 नहीं मिल सकता, 3 से ज़्यादा नहीं मिल सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी इसी के आधार पे आपको यूक्लिड लेमा है, जो यूक्लिड लेमा मतलब यूक्लिड का जो प्रमेयिका है वो इसका स्टेटमेंट है। तो देखिए यूक्लिड का प्रमेयिका क्या बोलता है कि कोई दो पॉजिटिव नंबर है, तो देखिए ए और बी है, उसके लिए क्यू और आर दो फिर धनात्मक पूर्णांक मिलते हैं जो यूनिक होते हैं, जिसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से, मतलब क्या है, ये क्यू क्या है और आर क्या है। आर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर, और की क्या है, क्यू, क्यू मतलब कोसेंट, अगर भाग देंगे तो। यहाँ पे आपको ये देखना है कि ए यहाँ पे बड़ा है बी से, तभी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, और देखिए वही केस को इसने लिखा है कि आर जो है ना, ये रिमाइंडर 0 के बराबर हो सकता है या फिर बी से छोटा हो सकता है। बी क्या है यहाँ पे आपका, भाजक है, भाजक। तो एक नंबर से देखते हैं आपको, ये ये देखिए ये क्या स्टेटमेंट है, बस आपको पढ़ना है क्या है। यह प्रमेयिका को यह प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मतलब दो नंबर दिया, उसका एचसीएफ निकालना, मतलब महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए इसका यूज होता है। देखिए यहाँ पे दो नंबर दिया हुआ ना, ए 45 है और बी कितना है, 10 है। ये अभी देखिए ये बड़ा है ना बी से, तो हम कैसे लिख सकते हैं, यूक्लिड प्रमेयिका प्रमेयिका
के अनुसार क्या है, कैसे लिख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए, मैं दूसरे स्लाइड में लिखता हूँ। ए अगर 45 है, बी अगर 10 है, नॉर्मल आप जो अपने छोटे क्लास में जैसे डिवीजन करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 10 को आप 45 से भाग दीजिए, तो 4 बार में जाएगा, 5 बचा शेष। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 45 को कैसे लिख सकते हैं आप, 10 गुने 4, ये 4 प्लस 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखिए, अभी तो मैं यूक्लिड लेमा के अनुसार जैसे उसमें लिखा हुआ था, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे यहाँ b कितना है, 10 है, a कितना है, 45 है, r कितना है, 5 है, q कितना है, 4 है। तो हम लिख सकते हैं ना, ऐसे 45 को बराबर करके 10 गुने 4 प्लस 5। यहाँ देखिए, ये जो रिमाइंडर है इस 10 से छोटा है ना, ये भाजक है 10, ये रिमाइंडर 5 है, तो मतलब छोटा होगा, जो हमने पहले बताया था आपको, वैसे ही है। वही फिर से एक स्टेप देखिए, और अगले स्टेप में क्या करना है, ये जैसे इसको मैं मिटा देता हूँ, अगले स्टेप में आपको फिर से ऐसे ये लंबी विभाजन प्रक्रिया है, तो इसमें क्या करते हैं, फिर ये जो भाजक था पिछले वाले स्टेप में, पिछले वाले मतलब चरण में, उसको आप भाग ये बना देंगे, भाज्य बना देंगे 10। तो क्या होगा, ये 2 बार में जाएगा, 5 गुना 10, ये हो गया आपका 0, रिमाइंडर 0, मतलब ये 5 क्या हो गया इसका, HCF हो गया, 45 और 10 का HCF। वैसे ही इसको अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, ये 10 जो है, तो 10 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर जब 0 हो जाए, रिमाइंडर 0 होने पर यूक्लिड का लेमा रुक रुक जाता है। ठीक है, और और जो भाजक मिलता है, यानी बी, यानी बी लास्ट स्टेप में, वह HCF हो जाता है। ठीक है, लास्ट स्टेप में हमें क्या मिला था, लास्ट वाले एग्जांपल में हमें बी का वैल्यू 5 मिला था, जब रिमाइंडर 0 हो गया, तो हमारा HCF हो गया 45 और 10 का 5। ये हो गया यूक्लिड लेमा का एक मतलब उपयोग क्या होता है, HCF कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक और एग्जांपल देखेंगे हम, जो हमारे बुक में दिया हुआ है, जो हमारे एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं, उसको देखते हैं, फिर हम लोग ये कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे थोड़ा, और एग्जांपल्स और अपने एक्सरसाइज करने में। तो देखिए, ये जो दिया हुआ है एग्जांपल, वो क्या है, आपके बुक में दिया हुआ है, आपके बुक में दिया हुआ है, ये वाला एग्जांपल है कि 12 12,576 और 4,052 का महत्तम समापतक निकालिए। लिखता हूँ मैं,
निकालिए यूक्लिड लेमा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखना है सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको फाइंड करना है कि दो दिए हुए नंबर में से कौन सा बड़ा नंबर है। तो आपको दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। हल करेंगे हम लोग। ये जो है स्टेप वन या चरण एक बोल दीजिए, 12,5,76 ये बड़ा है। बावन से तो हम क्या करेंगे, इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे। तो आप नॉर्मल डिवीजन मेथड जो आपका लंबी विभाजन प्रक्रिया उससे करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। और साइड में आप कहीं पे कर लीजिएगा। मैं कर देता हूँ, ठीक है, आपके लिए कर देता हूँ। चलिए आगे वाले स्टेप में करता हूँ मैं। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 12,576 है, 4,052 है, इसमें भाग दीजिए। ये भाग मतलब लंबी प्रक्रिया से आपको एचसीएफ निकालना है। यही लंबी प्रक्रिया को यूक्लिड में लिख दिया है स्टेटमेंट में, वही है। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, वही है। आपको बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। तो ये देखिए, तो ये 3 बार में जाएगा। 3 बार में जाएगा मतलब आपको इसमें गुना कीजिए 3 से। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12। ये इसमें से घटाएंगे तो आपको मिलेगा 420। अभी 420 फिर आपका भाजक बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका भाज्य। ये जाएगा फिर आपका 9 बार में। 420 में 9 से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 9 दूना 18, 9 चौका 36, 1 37। तो ये आपको मिलेगा 272। फिर आपका हो जाएगा 420। 420, 420 में आप एक बार में जाएगा ये, एक बार में जाएगा 272। रिमाइंडर कितना मिलेगा इस केस में, 148। फिर 148 हो गया आपका भाजक, और भाज्य हो जाएगा 272। फिर एक बार में जाएगा 148, एक, ये आपका हो जाएगा 124। फिर 124 को भाजक बना देंगे, इसको ये बना देंगे भाज्य। तो एक बार में जाएगा 124। ये देखिए आपका 24 बचा है। 24 में 124 से भाग देंगे, सॉरी 24 से 124 में भाग देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 बार में जाएगा ये 120। ये आपका हो गया 4। फिर इधर आइए, 4 को 24 में भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा 24, जीरो। मतलब हमारा ये यूक्लिड लेमा रुक जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें आपको जो जो स्टेप किए हैं, जहाँ पे आपका भाजक और भाज्य चेंज हुआ है, जैसे यहाँ पे भाजक चेंज हुआ है, भाजक यहाँ पे भाजक चेंज हुआ है, यहाँ पे भाजक चेंज हुआ है, यहाँ पे भाजक चेंज हुआ है, यहाँ पे मतलब देखिए उसको एक एक स्टेप में लिखना है। जैसे एक देखिए, एक ये है, और एक स्टेप, ये फर्स्ट काउंट कीजिए, एक स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप के बाद आपका फोर्थ स्टेप, फोर्थ के बाद फिफ्थ, सिक्स, ये सेवेंथ। मतलब 7 चरण में हुआ आपका जो ये एचसीएफ मिला है आपका। ठीक है, एचसीएफ मिला है वो आपका 7 चरण में। तो चरण एक, जिसको अंग्रेजी में स्टेप बोलते हैं, इसमें क्या था, हमें क्या मिला था कि 12,576 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4,052 × 3 + 420। ठीक है, ये रिमाइंडर हो गया। वैसे ही चरण दूसरे में क्या है, फिर हम 4,052 को लिखेंगे किसमें, 420 × 9 + 272। चरण 3 में आप लिखेंगे 420 =
272 गुने 1 मतलब मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 148, ये हो गया चरण चौथा में क्या हो गया 272 इज इक्वल टू 148 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 124। फिर चरण पांचवा में क्या था कि 148 इज इक्वल टू बराबर है किसका 124 गुने 1 प्लस 24। ठीक है, ये पांचवा हो गया। वैसे ही छठा स्टेप में देखिएगा, छठा चरण में क्या है, चरण छठा में क्या है, छठा चरण में क्या था आपका 24 4 इंटू 6 प्लस 0, तो ये आपका 0 हो गया रिमाइंडर, तो शेषफल 0। तो HCF महत्तम समापवर्तक आपका मिल गया ना, कितना 4। और हाँ, यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं ना, ये आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कैसे लिख पा रहा हूँ मैं, कैसे ये लिख दिया इसके बराबर, कैसे ये लिख दिया इसके बराबर, कैसे ये इसके बराबर लिख दिया। तो आपको पता होगा ना कि ये देखिए, ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, ये शेष है। कहीं भी हर स्टेप में देखिए, यहाँ पे देखिए भाजक है, भाज्य है, ये शेषफल है, ये भागफल है। तो आपको हमने पहले ही रिमाइंडर थ्योरम बताया था कि भाज्य को क्या लिख सकते हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसी का उपयोग करके हमने हर जगह, हर स्टेप में जहाँ पे भी भाजक भाजी चेंज हुआ है उसको हमने लिखा है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको लीजिए, ये भाजक है ना, ये भाज्य है, तो 420 में 9 से गुना करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, फिर उसमें 272 जोड़ेंगे तो आपको इतना मिलेगा 4052। तो इसी को लिखा है, वैसे ही यहाँ पे लिखा है, वैसे ही यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ये हम इसको पार्ट 1 बना देते हैं, फिर हम लोग पार्ट 2 लेकर के आएंगे जल्दी। तो आप इतना सारा जो कॉन्सेप्ट है इसको आप नोटबुक में लिखते जाइए वीडियो देख देख कर, और समझते जाइए कॉन्सेप्ट को। एक बार आपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो फिर आप किसी भी एग्ज़ाम में मात नहीं खाने वाले हैं। हर जगह से आपका मतलब कॉन्सेप्ट का यूज करके आप हर जगह पे आप सफल ही सफल होंगे। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। चलिए, धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से ये फ़ायदा होगा कि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, ताकि ये मेरा अपना जो ये पाई स्टडी जोन का परिवार बढ़े और हम लोग और भी मतलब जो भी पढ़ने और पढ़ाने का काम है वो जारी रखें। ठीक है, धन्यवाद। करते हैं हम एचसीएफ का कैलकुलेशन। तो आपको मैं समझ रहा हूँ कि समझ मतलब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा आपको यूक्लिड लेमा। देखिए, धीरे धीरे मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है। और मैं जब भी आपको बोलूँ कि ये क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका सॉल्यूशन ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग समझ रहे हैं।